फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर एक कदम सफलता की ओर। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे जैव ऊर्जा फसलों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर जो नई तकनीक है और उर्वरता से संबंधित बहुत सारा कुछ सीखेंगे। शुरू से अंत तक जरूर देखें वीडियो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। चर्चा में क्यों आखिर ये जानेंगे हम। हाल ही में जैव ऊर्जा फसलें यानी कि बायो एनर्जी क्रॉप से जुड़ा एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। तो ये वीडियो उस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्या है, क्या था जो अभी प्रकाशित हुआ अध्ययन। उस अध्ययन में बहुत सारी चीज़ें नई नई पता चली। पता है कि जिसके मुताबिक जो वार्षिक फसलों की जगह पर 12 मासी जैव ऊर्जा फसलों की खेती किए जाने से उनका जो क्षेत्रों में शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है जहां उनकी खेती की जाती है। मतलब जो वार्षिक फसलें होती हैं जो साल में एक बार बोई जाती हैं, जो सीजनल्स होती हैं, उन पर अगर हम 12 मासी जो जैव पौधे हैं ऊर्जा फसलों को अगर खेती की जाए तो क्या होगा, शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है जहाँ पर उनकी खेती की जाती है। जैव ऊर्जा फसलें क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। ऊर्जा फसल शब्द का प्रयोग जैव ईंधन फसलों के संदर्भ में किया जाता है। यह ऐसी फसलें हैं जिनसे जैव ईंधन का उत्पादन या निर्माण किया जाता है। इन्हें जैव ईंधन फसलें भी कहते हैं। प्रमुख ऊर्जा फसलों में शामिल कौन कौन से हैं। गेहूं, मक्का, प्रमुख खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, गन्ना, नीलगिरी, चिनार, विलो, मिसकैंथस और स्विच ग्रास आदि। फीड स्टॉक के आधार पर जैव ईंधनों को 3 पीढ़ियों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन कौन से किसके अनुसार में, फीड स्टॉक के द्वारा 3 पीढ़ियों में बांटा गया है। किसको, जैव ईंधनों को। कौन कौन से, पहली पीढ़ी में कौन सा आता है, मक्का गन्ना जैसे खाद्य फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी पीढ़ी में खेती के ग्लिनोसेल्यूलोसिक, है ना, लिग्नोसेल्यूसिक अवशेषों जैसे चावल, चोकर, गेहूं के चोकर आदि का प्रयोग में लाया जाता है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन को इस्तेमाल किए जाने के अनेक फायदे हैं। इन फायदों में कौन शामिल हैं, देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। पहला है यह नवीनीकरण और पर्यावरण के अनुकूल होता है। स्वच्छ तरीके से जलने की इसमें क्षमता होती है। वायुमंडल में प्रदूषकों और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन यह करती है। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं ये सब। ऊर्जा निगम इकाई अक्सर जैव ईंधन को गैसोलीन के साथ मिलाती है। अध्ययन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से रहे हैं। जैव ऊर्जा फसलों की खेती का क्षेत्र, वैश्विक कुल भूमि का क्षेत्र कितना है, 3.8% और 0.5% है। ये फसलें प्रबल क्षेत्रीय जैव भूमि भौतिक प्रभाव डालती हैं जिसे वायु के तापमान में 0.08, है ना, प्लस से 0.05 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक शुद्ध परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से इस अध्ययन से ये जो जैव फसलें हैं उनके इसमें बेनिफिट्स को बताया गया। बड़े पैमाने पर इन फसलों की खेती से 50 वर्षों के बाद वैश्विक वायु तापमान में 0.03 से 0.08 डिग्री तक सेल्सियस की कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से यह तापमान के लिए, वातावरण के लिए भी जो फसलें हैं बहुत ही अच्छी है। कार्बन कैप्चर, ठीक है, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, है ना, BECCS के साथ बड़े पैमाने पर बायो एनर्जी फसल की खेती को वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए एक निगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी, है ना, निगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी, इसको NET के रूप में पहचाना गया है। यूकेलिप्टस की खेती आमतौर पर स्विच ग्रास की तुलना में अधिक शीतलन प्रभाव दिखाती है, जिसका अर्थ है कि यूकेलिप्टस भूमि को जैविक रूप से ठंडा करने में स्विच ग्रास से भी अच्छा है। ठीक है, अध्ययन के प्रमुख बिंदु यहाँ जानेंगे क्या होता है, इससे क्या हुआ, इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं। आपको बता दें कि यूकेलिप्टस एक तीसरी पीढ़ी का जैव ईंधन है। हमने पहली और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के बारे में बताया था पहले, ये तीसरी है। वीडियो एक बार देख लीजिएगा पीछे करके। जबकि स्विच ग्रास और जो मिसकैथस है ना, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन में से आता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस। ऐसे वीडियोज़ और भी लाता रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।